दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल अरर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है और अभी इस सेशन में हम आपके लिए बेस्ट 20 क्वेश्चंस जो जीडी के पैटर्न पर जीडी के लिए ये सीरीज है और जो बेस्ट जीडी के लिए है 20 क्वेश्चन हर रोज आपके लिए लेके आते हैं। उसी क्रम में आज एक नए सेट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। 22,144 को इस रेशियो में बांटने को बोला बोला सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर बताइए। तो दोस्त मेरा ये कहना है ना कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर जब हम लोगों से पूछ रहा है, यहाँ दुख का बात क्या है, ये रेशियो आपको पसंद नहीं आया होगा। ये रेशियो इंटीग्रल रहता तो मजा आता। तो हम आपको बता दें कि इंटीग्रल फ्रैक्शनल रेशियो को इंटीग्रल बनाने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या बोले? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? वो तरीका ये है कि अपना छोड़ के दूसरे पर ध्यान देना। गलत रूप में मत लीजिएगा। अपना छोड़ के दूसरे पर ध्यान लेने का मतलब क्या है कि अगर इस टर्म को इंटीजर बनाना है तो आपको क्या करना है, इसका 1 लिए और इसका अपना कौन है 3, लेकिन अपना पर ध्यान नहीं देगा, अन्य सब के साथ जाएगा। 1 गुने 5 गुने 7 यानी 35। समझ में आ रहा है? अब आइए, जैसे दूसरा टर्म है 3, तो इसका अपना कौन है 5, लेकिन इसको छोड़ के सबके साथ जाएगा। 3 तिया 9 सते 63। यहाँ पर आइए सी में का अपना कौन है, ये 7, इसको छोड़ के सबके साथ जाएगा, यानी 5 25 25 तिया 75। यही रेशियो हो गया। जैसे ही ये रेशियो दोस्त निकल गया, अब आपका काम खत्म हो गया। अगला काम क्या है कि इस ये कितना रुपया को बांटा गया है, तो 22,144 रुपया को बांटा गया है। तो और टोटल धनराशि कितनी है, 5 3 8 5 13 का 3 कैरी, 1 7 1 8 6 14 3 17 173। दोस्त अब यहाँ पर है, आपसे पूछ क्या रहा है, बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर। बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर इंटू 40। अब मेरा जो है अभी भी हमको पसंद नहीं है, क्योंकि डेटा ये हमको बड़ा दिख रहा है। सब लोग मेरी बात समझिएगा, ये जो डेटा दिख रहा है ये हमको पसंद नहीं आया, बहुत बड़ा डेटा दिख रहा है। काट काट तो देंगे ही, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम तुरंत डिजिट सम लगाएंगे। डिजिट सम लगाने का मतलब क्या है, आप लोग समझ लीजिए। ऊपर का डिजिट सम 2 2 4 1 5 4 9 कैंसिल, 4 चौक 16 का मतलब 7 डिवाइडेड बाई नीचे का डिजिट सम 7 3 10 1 11 का मतलब 2। अब देखिए नीचे आपको 1 लाना है, तो ये आपको डिजिटल सम के क्लास में आप समझे होंगे कि अगर नीचे में 2 रहे, अगर नीचे में 2 रहे तो 2 का पेयर क्या होगा कि किससे गुना कर दें कि डिजिटल सम 1 आ जाए। 2 में किससे गुना कर दें तो डिजिटल सम 1 आए, वो होता है 5। 2 पचे 10, 10 का मतलब 1 होता है, यानी ऊपर नीचे 5 से आपको गुना कर देना है। तो नीचे में 1 आ जाएगा, ऊपर में 7 पचे 35, 35 का मतलब 8। डिजिटल सम हम निकाले हैं दोस्त। यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, डीएस, रुक जाइए मिटा देते हैं। यहाँ से हम लोग डीएस निकाल दिए, पूरा वैल्यू ना निकाल के हम लोग डिजिटल सम निकाल दिए। 2 2 4 1 5 4 9, ये बना 4 चौक 16 यानी 7 बट्टे 7 1 8 3 11 का मतलब 2। जब नीचे में 2 दिखे तो ऊपर नीचे 5 से गुना कर दीजिए, तो 7 पचे 35 यानी डिजिटल सम 8। डिजिटल सम 8। 5 1 6 3 9 खत्म, 4 5 9 3 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म, 5 1 6 2 8 सही है। यानी आपको पूरा वहां पर बगल में कोई रहेगा नहीं कि डिजिटल सम लगा दो। अपना डेटा देख के आपको दिमाग लगाना है। तो आप कहेंगे सर कभी आप डिजिटल सम नहीं लगाते हैं, कभी लगा देते हैं। देखिए भाई, जब लगा कि कैलकुलेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा है तो डिजिटल सम लगा दिए। हम बोले कि हमेशा नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि डिजिटल सम फेल भी कर सकता है। हो सकता है सबका डिजिटल सम 8 होता है, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी, तब तो आपको बनाना पड़ता। तो हम बोले क्या कि देखिए ऑप्शन का सहारा लीजिए जब कैलकुलेशन आपके कंट्रोल से बाहर हो। अगर हल्का कैलकुलेशन है तो ऑप्शन का सहारा मत जाइए, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, बोल रहा है y और x के बीच का संबंध y बराबर एक्स स्क्वायर के रूप में है। अगर x में 6% का परिवर्तन हो तो y में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी x गुने x। तो बोल रहा है x में 6% का परिवर्तन हो, परिवर्तन होने का मतलब 6% इंक्रीज कर रहा है, और इस यहाँ भी 6% इंक्रीज हुआ। तो देखिए ये 2 बार इंक्रीज होने का मतलब आप लोग जानते हैं सक्सेसिव इंक्रीज होना, यानी y में सक्सेसिव 6 का सक्सेसिव इंक्रीज होगा, और 6 का सक्सेसिव इंक्रीज जानते हैं आप लोग, 2 समान टर्म का सक्सेसिव इंक्रीज होगा तो उसका दुगुना कर दीजिए। 6 दूनी 12, पॉइंट लगाइए, 6 का स्क्वायर 36, 12.36% का इंक्रीज होगा y में। अब देखिए लगभग ये साइन, देखिए ये जो साइन होता है ना, सिमिलर का है, मतलब लगभग उसके सिमिलर, बराबर। तो 12.36% के सिमिलर कौन दिख रहा है? 12%। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल के में चलते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 887 किलोमीटर है। अमित 75 किलोमीटर के चाल से बी तक
जाता है और 45 किलोमीटर की घंटा की गति से चाल से वापस आता है, अमित की औसत गति क्या होगी? देखिए भाई मेरे, और डिस्टेंस समान है, आपको मूर्ख बनाने के लिए यहाँ पर बहुत बच्चे क्या करने लगेंगे, अच्छा सर जी 887 किलोमीटर दिया है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 887 प्लस जाने में प्लस वापस आने में, ये बेवकूफ़ी के चक्कर में ना पड़े। मेरा कहना है यहाँ डिस्टेंस कुछ भी रहे, टोटल डिस्टेंस अगर जाना और आने में, सब लोग कंसंट्रेट होकर समझिएगा, समान दूरी अगर तय किया जाए, जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये है, ये दूरी x किलोमीटर, ये भी दूरी x किलोमीटर, अगर ये डिस्टेंस समान हो दोस्त तो ये डिस्टेंस का कोई रोल ही नहीं रहता है। अगर यहाँ वेलोसिटी 20 है, यहाँ वेलोसिटी 30 है, तो एवरेज वेलोसिटी 2xy बट्टे x प्लस वाई होता है, 2xy बट्टे x प्लस वाई। एक तो ये तरीका है 2xy बट्टे x प्लस वाई। आप चाहें तो आप ये कर सकते थे सीधा 2 गुने 75 गुने 45 बट्टे 75 प्लस 45। अब क्या लिखें, इसको जोड़ देते हैं, 5 5 10, 7 4 11 1 12, ये अब आपका कट जाएगा, 15 तिया 45, 15 8 120, 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, 75 गुने 3, 75 गुने 3, 5 तिया 15, 7 तिया 21 1 22, 225 बट्टे 4 यानी 56.25, 56.25। समझ में आया? यानी ये 887 सुपरफ्लुअस था, नो यूज, इसका कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, ये सब पर ध्यान देना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6 महीने के बाद 3% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 72 रुपया है, तो बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। हम होशियारी करेंगे, ये दे रहा है 6 महीने का ब्याज 72, तो हम बोले 1 साल का ब्याज, 12 महीने का ब्याज, 12 महीने का ब्याज, 2 दूनी 4, 7 144। ठीक है, ये मन में कर लेना था, 6 महीना का 72 तो 1 साल का 144। अब बात खत्म। 1 साल का ब्याज कितना है? 3%। 1 साल का ब्याज दोस्त है 3%, और यहां से मिल रहा है कितना? 144। अब हम, मेरा कहना है कि ये समझ अगर है तो आप ये नहीं करते, आप सीधा करते 3%। 1 साल का ब्याज कितना है? 3%। 1 साल का ब्याज क्या है? 72 गुना 2। 6 महीना का ब्याज 72, तो 1 साल का ब्याज 72 गुना 2, 3 से कट जाएगा 24 बार में, तो आप बोलिएगा 1% का वैल्यू हो गया 48, तो 100% का वैल्यू दोस्त क्या हो जाएगा? 4800, 4800, 4800। यूज कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, देन यूज मिनिमम स्टेप, कम से कम स्टेप में बनाइए, देन यूज ऑप्शन, अगर ऑप्शन लग सकता है तो ऑप्शन भी लगाए। अभी के केस में ऑप्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी दोस्त, इसलिए यूज नहीं किए। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। हम आपको इस सवाल के बारे में थोड़ा अपने तरफ से ये बता दें कि आप देखिए यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, जैसे प्लस माइनस हुआ वो टर्म खत्म हो जाता है, मतलब ये टर्म यहाँ से यहाँ तक है, तो इस टर्म को आप सॉल्व कीजिए। तो इस टर्म में सबसे पहले आप जानते हैं ऑफ का काम होगा, 2 दूनी 4 1 5 बट्टे 2, ये टर्म क्या है? ये टर्म है 5 बट्टे 2, ऑफ 1 बट्टे 4, ऑफ 1 बट्टे 4, और भागा 3/5 है, इसको क्या बोलिएगा? गुने 5/3, गुने 5/3। और भी कुछ है क्या? हाँ, एक और है, गुने 8/25, गुने 8/25, गुने 8/25। तो ये क्या हो जाएगा? आप देखिए, ये 5 पचे 25 से 25 कट जाएगा, 4 दूनी 8 से 8 कट जाएगा, कितना आया? 1/3। पहला टर्म 1/3 आ गया है। अब अगले टर्म की बात करते हैं, इस टर्म की बात करते हैं। इस टर्म को देखिए, ये 3 तिया 9 2 11/3 है दोस्त, और ये आप ऐसे ही देख लीजिए ना, ये कितना हो जाएगा? 22/45, 22/45, तो गुने क्या हो जाएगा? 45/22, और गुने कितना है दोस्त? गुना है 1/10, 1/10। अब आइए, ये 11 से 2 बार में कट गया, 3 से ये 15 बार में कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ऊपर में कितना बच रहा है? 3, नीचे में कितना बच रहा है? 4, यानी दूसरा टर्म 3/4 है, और ये तीसरा टर्म है 2 1 2 1 3/2। अब सब टर्म को लिखिए, पहला टर्म 1/3 माइनस दूसरा टर्म 3/4 और प्लस तीसरा टर्म 3/2 बराबर एलसीएम कितना जाएगा? 12,
ये 3 चौक 12, ये 4 जाएगा, 4 तिया 12, ये -9 जाएगा, 2 छक 12 प्लस 18 जाएगा। 18 में से 9 गया 9, 9 4 13/12, 13/12 1/1/12, 13/12 1/1/12 आपका आंसर है। ये नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। बोल रहा है 60 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में आंशिक रूप से पानी से भरा होता है। 30 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला धीरे से बर्तन में गिराया गया पूरी तरह से डूब जाता है। बेलन में पानी और कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा? देखिए समझिएगा, ये एक बेलन है, एक बेलन है, पहले से इसमें पानी है, पहले से इसमें पानी है, पहले से इसमें पानी है। अब इसमें एक गोला, आप बाहर से एक गोला ड्रॉप करिएगा, तो गोला ड्रॉप करिएगा तो पानी ऊपर बढ़ेगा, पानी जहां था उससे ऊपर बढ़ा, पानी अब देखिए यहाँ से ऊपर बढ़ गया, ये पानी इतना ऊपर बढ़ गया, पहले ब्लू तक था अब रेड वाला। तो आपसे हम पूछेंगे कि ये आपसे पूछा गया है कितना ऊंचाई बढ़ा, ये ऊंचाई पूछ रहा है। तो भाई ये भी तो, ये रेड वाला भी तो सिलेंडर है, मतलब इसका मतलब क्या, ये अगर एच है तो एच का मान पूछ रहा है। तो इसका, और आप जानते हैं ये जो सतह उठा है तो कितना उठेगा सतह, जितना गोला का वॉल्यूम होगा, जितना गोला का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ये इतना दूर सिलेंडर का होगा, इतना दूर सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, जो गोला का वॉल्यूम वही इतना दूर सिलेंडर का वॉल्यूम। तो मेरा दोस्त, मेरा क्या कहना है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आप जानते हैं, πr²h, पाई, कलम चेंज कर देते हैं, ये ले लेते हैं जो हमारा है, ये पाई रेडियस का स्क्वायर, सिलेंडर का रेडियस कितना है, व्यास है 60 तो रेडियस है 30, 30 इंटू 30 इंटू ये हाइट h रहने दिए, इज इक्वल टू, आप आए तो बोल रहा है क्या, 30 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 इंटू पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना है 15, तो 15 का क्यूब यानी 15 गुने 15 गुने 15, खत्म। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका h का मान आ जाएगा, पाई से दोस्त पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, 15 दूनी 30, फिर 15 दूनी 30, ये कट गया, फिर आपका ये 4 से 4 कट गया, 3 पचे 15, h इज इक्वल टू 5 आ गया, h इज इक्वल टू, सारा सॉल्व करने के बाद h इज इक्वल टू 5 आ गया, यही तो है 5, यही तो आपका आंसर है। समझ में आई बात? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन सवाल बोला, ए और बी ने साझेदारी की और अपने व्यवसाय में क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपए का निवेश किया। बहुत बढ़िया। साझेदारी समझौते में निर्धारित किया गया कि ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए प्रति माह 1,500 रुपया मिलेगा। लाभ को शेष उनके निवेश के अनुपात में साझा किया जाएगा। यदि वार्षिक लाभ 45,000 रुपया है तो बी के लाभ का हिस्सा क्या है? भाई मेरे, टोटल लाभ कितना, अच्छा एक को काम के बदले में लाभ मिलता है, एक को वर्क के बदले में 1,500 रुपये का महीना मिलता है, तो 1,500 के महीना के हिसाब से 12 महीने का 12 गुने 15 180 पर 00 इतना मिल गया। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट दिया है इन्होंने, भाई टोटल प्रॉफिट इन्होंने दिया है कि भाई टोटल प्रॉफिट है 45,000। तो इस 45,000 में से आप माइनस कर दीजिए 18,000, 18,000 माइनस कर देंगे तो रेस्ट प्रॉफिट कितना बच गया? 18 7 25 27,000। ये 27,000 जो है वो ए और बी में निवेश के रेशियो में बटेगा। तो ए और बी के निवेश के रेशियो क्या है? 4:5, 4:5। तो आप देखिए 9 तिया 27, 9 का वैल्यू 27, तिगुना तो 5 का तिगुना 15, 15 पर 3 जीरो लगा दीजिए, यही तो बी का लाभ है, यही तो बी का लाभ है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,200 रुपया है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है। चलिए ठीक है, 1,200 रुपया 15% की छूट दी गई। कुल विक्रय मूल्य को 887.40 रुपया तक लाने के लिए ग्राहक को पहले से रियायती मूल्य पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट की पेशकश की जानी चाहिए? क्या बोल रहा है क्वेश्चन समझिए। पहले से कि अंकित मूल्य कितना रखा है? ये 1,200 रुपया। फिर बोल रहा है कि पहला 15% का छूट दिया। मन में कर लीजिए ना, 1,200 का 10% 120 और 5% 60 यानी 180 का छूट दिया। तो 180 का छूट दिए तो 200 में से 180 घट गया 20 यानी 1020 रुपया, 1020 रुपया।
ठीक है, मतलब 15% छूट दे दिए तो कीमत घट के कहाँ आ गया, 1020 पर। दोस्त कीमत घट के आ गया 1020 पर। अब बोल क्या रहा है कि कीमत को लाना है 887.40, मतलब ये भी नहीं चाहिए, चाहिए 887.4। यानी आपको कितना घटाना पड़ेगा दोस्त, तो घटाना पड़ेगा 10.6। इसके बाद ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 2, 11 में से 8 गया 3, और ये बच गया 9 में से 8 गया 1। 132.6 का छूट देना पड़ेगा। पूछ रहा कितना परसेंट छूट देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा 132.6 डिवाइडेड बाई 1020 और इंटू 100। तो आप ये पॉइंट खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, ये जीरो खत्म, तो 102 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो 13 बार में कट जाएगा, 1326, यानी 13% आपका आंसर आ गया। सेकंड डिस्काउंट 13% का दे देगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में देखते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बोल रहा है एक दुकानदार 15% और 20% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है, फिर भी 70% का लाभ अर्जित करने में सक्षम होता है। यदि वह 30% की एक एकल छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्त मामला क्या है ना, कि बोल रहा है 15% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। पहले 15% का डिस्काउंट दिया और फिर 20% का डिस्काउंट दिया। एक चीज हम आपको बहुत प्यार से समझाना चाहते हैं, वो समझिएगा। कभी भी आप लोग को एक बात पीछे भी पढ़ाए थे, परसेंट डिस्काउंट और परसेंट प्रॉफिट दोनों एक ही क्वेश्चन में दे कि 20% का डिस्काउंट है और 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो भाई मेरे सीधा सीपी और एमपी का इससे रेशियो निकल जाता है। कैसे? 20% डिस्काउंट का मतलब बेचा 80% में। किसका है 80%? एमपी का 80। तो आप जानते रेशियो में 80 सीपी में चला जाएगा। 30% प्रॉफिट में बेच रहा है, यानी क्रय मूल्य का 130% में बेच रहा है, तो क्रय मूल्य का 130 वो एमपी में चला जाएगा। तो सीपी और एमपी का रेशियो 80:130 होता है। ये आपको जानना जरूरी है कि अगर परसेंट प्रॉफिट और परसेंट डिस्काउंट दोनों दे दे तो सीपी और एमपी का रेशियो निकल जाता है। तो क्वेश्चन में बोला कि 15 और 20 का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, तो पहली बात तो 15 और 20 का दो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिएगा। ये -15 -20 प्लस 15 दूनी 30, 3 आएगा। 20 15 35 में से 3 गया 32, -32, यानी 32% का डिस्काउंट। ये 32% का डिस्काउंट हुआ दोनों मिला के। और परसेंट प्रॉफिट क्या है? परसेंट प्रॉफिट दे रहा है 70%। इससे हम क्या बताएं, सीपी और एमपी का आपका रेशियो आ जाएगा। आपने 32% डिस्काउंट दिया है, यानी बेचा है 32 8 40 68% में। एमपी का 68% विक्रय मूल्य जो कि इसमें आ जाएगा। 70% लाभ दिया, बेचा सीपी का 170, वो इसमें आ जाएगा। 68:170। खत्म यहां तक। अब क्वेश्चन बोला सीपीएमपी का रेशियो निकल चुका है इतना तक में, या अगर इतना ना पढ़े, इसको अगर अभी ना पढ़े हम लोग, तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं इतना स्टेटमेंट से सीपी और एमपी का रेशियो आ चुका है। बट आपको कह क्या रहा है, बोल रहा है यदि वह 30% की एक छूट देता तब कितना लाभ होता। तो हम बोले क्या कि अगर 30% का एमपी पर ही ना डिस्काउंट देगा, एमपी तो आपको पहले से पता चल चुका है 170 है, अगर 30% छूट देता है तो 17 या 51 रुपया का छूट देता है, तो 51 का छूट देगा, इसमें से 51 खत्म होगा, तो 51 9 60 10 70 119 119 119, यानी बेचिएगा 119 में। तो लाभ कितने का होता? तो लाभ होता 9 में से 8 गया 1, 11 में से 6 गया 5, 51 का लाभ होता 68 पर 17 या 51, 17 चौक 68, 3/4, और 3/4 को आप बोलते हैं 75%, यानी 75% का दोस्त लाभ होता। 75% का लाभ होता। अगले सवाल की तरफ चलिए। बोल रहा है दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 275 किलोमीटर दूर है। ए और बी के बीच में 275 किलोमीटर की दूरी है। ए और बी के बीच में 275 किलोमीटर की दूरी है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे ए से चला, 6 बजे ए से चला और 50 किलोमीटर के प्रति घंटा के गति से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से यात्रा किया। दूसरी ट्रेन बी से 7 बजे, बी से दोस्त 7 बजे
चलती है एक की ओर और 62.5 की गति से 62.5 किलोमीटर पर आवर के गति से चल रही है। बोल रहा है कि वे किस समय मिलेगी। जब भी ये मिलने वाला बात हो ना और टाइम अलग अलग हो तो पहले तो 7 बजा दीजिए। ये 6 है, यहां से चला, यहां मान लीजिए 7 बज गया, यहां 7 बज गया, तो ये 50 की गति से 1 घंटा चला, तो ये दूरी कितना हो गया 50। दोस्त ये 50 किलोमीटर हो चुका है, टोटल दूरी 275 है, 275 में से 50 घटा घटा दिए तो ये दूरी हो गया 225। अब 7 बजे ए यहाँ पहुंच चुका है, यहाँ ए है, इसको ए डैश बोल दीजिए, यहाँ पर ए डैश यहाँ है, बी यहाँ है। अब यहाँ से ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है तो दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जुट जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ गति में हुई तो रिलेटिव वेलोसिटी से ये दूरी कवर होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जुट जाएगा। तो यहाँ का जो इतना दूर का समय है, इतना दूर के लिए समय है, टाइम जो होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है 225 और डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी जुट जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 6 5 11 112.5, 112.5, तो 100 बराबर 2, 112 दूनी 224, 225, 2 घंटा। 2 घंटा इस बीच में लगा, यहां से यहां इस बीच में 2 घंटे बाद मिला, यानी 7 बजे के 2 घंटे बाद, यानी कितने बजे 9 बजे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल। 6 घंटियां एक साथ बजती है, ऐसे 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 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। सबसे पहली बात तो आपको बता दें, सबसे पहली बात बता दें कि एक चीज समझेंगे कि अगर कभी भी हम बोलते हैं ना कि कोई जो कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई 2 मिनट के अंतराल पर एक ट्रेन हमेशा राजेंद्र नगर से गुजर रही है, हर 2 मिनट पर, हर 2 मिनट पर, तो हम बोलेंगे क्या 30 मिनट में कितनी बार गुजरेगी, तो आप बोलेंगे 15 बार गुजरेगी, लेकिन 30 मिनट में 16 बार एक एक्स्ट्रा काउंट किया जाएगा, 16 बार। फिर से समझिएगा, जैसे हम बोलेंगे क्या कि जैसे हम बोलेंगे कि हर 5 मिनट पर ये बल्ब बंद हो जाती है, हर 5 मिनट के पर ये बल्ब बंद हो जाती है, तो कोई पूछेगा कि 10 मिनट में कितनी बार बंद होगी, तो आप क्या बोलेंगे 10 मिनट में 10/5 यानी 2 बार, लेकिन यही गलत हो गया, 2 बार नहीं, 2 + 1 3 बार। अब सोचिए कैसे, आप बोलिएगा सर कैसे। मान लीजिए कोई आदमी बोल रहा है कि हम काउंट करेंगे आज कि 10 मिनट में सर बोले हैं 2 बार बंद हो जाती है, तो 10 मिनट में कितने देर, तो वो सबसे पहले काउंट करना शुरू किया, घड़ी देखना शुरू किया, भुक भाग कर रहा, वो देखेगा कि पहला भुक किया 7 बजे, 7 बजे पहली बार, फर्स्ट टाइम वो देख लिया है। फिर 7:05 में वो दूसरी बार देख लिया, फिर 7:10 में वो तीसरी बार देख लिया, यानी 10 मिनट में देखिए, एक बार 7 बजे देखा, एक 7:05 देखा, एक 7:10 देखा। बात समझ में आई सब लोगों को, यानी टोटल कितनी बार देखा 3 बार। तो जितना भी समय निकलेगा उससे में एक ऐड कर दीजिएगा, याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन आया। तो बोला 6 घंटियां एक साथ बजती है 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पर, तो आपका तीनों एक साथ जलेगा, तीनों सारा बत्ती एक साथ जलेगा, इनका एलसीएम होगा। एलसीएम निकालने में हम आपको बताए थे, किसी का मल्टीपल है तो उसको छोड़ दीजिए, 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 का मल्टीपल 4 है, 4 का मल्टीपल 8 है, 4 कैंसिल, 6 का मल्टीपल 12 है, 6 कैंसिल, बस बच गया 8 10 और 12। एलसीएम क्या होगा, ये 12 होगा, या 12 का टेबल पढ़िए, अब नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 12 लिख लीजिए, इंटू 12 में ये 10 में एक 2 है, एक 5 है, 2 तो इसमें है लेकिन 5 नहीं है, तो इसके लिए 5 लिख दिए, और बच गया कौन 8, 8 में 3 2 है, 2 2 तो यहाँ है, 1 2 नहीं है, तो यहाँ गुना होगा, यानी 120। ये एलसीएम का हम टेक्निक सिखाए हैं कॉन्सेप्ट के क्लास में, ये कैसे बिना कुछ किए हुए एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी टोटल 120 बार। बोल रहा है 30 मिनट में कितनी बार, ये 120 सेकंड के अंतराल पर जलता है, 120 सेकंड के अंतराल पर तीनों बत्तियां एक साथ जलता है। हम बोलेंगे कि कितनी बार जला, तो 30 मिनट को पहले तो 30 गुना 60 कर दिए तो सेकंड बदल गया, डिवाइडेड बाई 120, और जितना भी आंसर आएगा उसमें एक ऐड कर देंगे, यानी 30 चौक 120, 4 से कटेगा 15, 15 1 16, यानी 16 टाइम्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर, एक बल्लेबाज 13वीं पारी में 96 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो बताइए 13वीं पारी के बाद, कभी भी ये सवाल रहे एकदम ध्यान में रखिएगा, 13वीं पारी में 96 बनाया, तो लिख दीजिए 96, 13वीं पारी में 96 बनाया।
अब आइए, ये 96 बनाया, एकदम हमेशा समझिएगा, इस क्वेश्चन को हम कई बार समझाए, मेरा फेवरेट सवाल है दोस्त। ये जब भी बोलेगा ना नया औसत, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इस रूम में कुछ बच्चे हैं, इसको पीछे भी बताए हैं, इस रूम में कुछ बच्चे, उनके पास में कुछ रुपया है, औसत क्या होगा, सबको जोड़ के बराबर बांट दीजिए तो औसत। अब एक क्लास में लड़का बाहर से आ रहा है 96 लेके, तो 96 लेके आ रहा है, ये हो सकता है कि वो औसत से, जो पहले से बच्चा है उसकी औसत से ज्यादा होगा। तो अगर जो आ रहा है उसके पास औसत से ज्यादा है, तो उससे छीन के सब में बराबर इधर बांट दिया जाएगा, सब में इधर बराबर बांट दिया जाएगा, ताकि वो भी सबके बराबर हो जाए। वो आया था अमीर, इधर सब लोग हैं गरीब, तो वो अमीर आदमी का पैसा लेके इधर गरीब में बांट दिया जाएगा, अमीर को और गरीब को सबको बराबर कर दिया जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या, कि अगर ज्यादा लेके कोई आ रहा है तो औसत बढ़ेगा, और अगर कम लेके आ रहा है तो औसत घटेगा। अभी क्या हुआ है दोस्त, 96 रन बनाया, इससे औसत 3 बढ़ गया, इधर यानी इधर 13वीं पारी में ना, तो इससे पहले कितना पारी था, 12 पारी, उन सब औसत 3 बढ़ गया, मतलब सबका 3-3 बढ़ गया, यानी 12 का 3-3 बढ़ गया, यानी 12 तिया 36 बढ़ गया। तो 36 इससे लिया होगा वो लोग इसको अपने बराबर करने के लिए, तो इसमें से 36 चला गया, ये 60, ये नया एवरेज 60 हो जाएगा, नया एवरेज 60, नया एवरेज 60। समझ में आया दोस्त? तो कुछ नहीं करना, हम मेरा तो प्रैक्टिस हो गया, आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। 96 रन था, औसत 3 बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया, तो इसे, ये 13वीं पारी है, इससे नहीं, इस पारी का तो औसत निकाल रहे हैं, इसके पहले कितना पारी था, 12, तो 12 तिया 36, 36 माइनस कर दीजिए 0, 9 में से 3 गया 60, ये ऑप्शन नंबर डी 60 आप इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 6000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो? बड़ा सिंपल सवाल है, 6000, एकदम बेसिक, कोई फॉर्मूला यूज मत करिए, पसंद नहीं है हमको फॉर्मूला यूज करना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या चक्कर है, चक्कर यह है कि ब्याज पर भी आपको ब्याज देना पड़ता है। तो 6000 रुपया है, रेट 10% है, पहला साल का ब्याज बनेगा 6000 का 10% यानी 600, 6000 का 10% यानी 600, फर्स्ट ईयर में ब्याज, फर्स्ट ईयर में ब्याज, पहला फर्स्ट ईयर का ब्याज 600 रुपया हुआ। अगले सेकेंड ईयर में पूरा नहीं है, 6 ही महीना है, अगले 6 मंथ का ब्याज, तो 1200 का 6000 का 10% 600, तो 600 एक साल का होगा ना, तो एक साल का होगा 600, तो 6 महीने का 300। ये किस पर हुआ, इस प्रिंसिपल पर ब्याज, अब इस पर भी तो ब्याज देना पड़ेगा, ये 600 पर, तो 600 का 10% 60 रुपया, तो एक साल का ब्याज 60 रुपया इस पर, लेकिन 6 महीना है तो 30 रुपया, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 600 3 930, 930, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, ए किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, बी ए से 66.2/3% कम दक्ष है, सी बी से 300% अधिक दक्ष है। सुनिए भाई, ए का समय दे दिया है 40 डे, ए का समय दे दिया 40 डे, और बोल रहा है एबीसी में एफिशिएंसी का रेशियो बता रहा है, एबीसी का। अब ये वैल्यू याद रहना चाहिए, 66 2/3% का वैल्यू होता है 2/3, तो 2/3 कम दक्ष है, यानी 2/3 कम दक्ष है, मतलब 1/3 है, यानी बी ए का 1/3 है, बी ए का 1/3 है, बी ए का 1/3 है, ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, सी बी से 300% अधिक है, 300% का मतलब 3 गुना अधिक है, तो 3 गुना अधिक है, एक का 3 गुना 3, 3 अधिक है, तो ये कितना 4, तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो निकल चुका है। अब इसने कहा क्या कि ए कितना दिन किया है, 3 दिन, एक एफिशिएंसी सॉरी 3, 40 दिन किया है, तो वर्क बराबर 120, वर्क इज इक्वल टू 120। अब क्या बोल रहा है, अब समझिए, अब ये बोल रहा है क्या कि बी और सी काम पूरा होने से 4 दिन और 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। पूरा काम कितने दिन में, ये बहुत प्यारा सा चीज बता रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी भी 2 या 3 आदमी मिलके काम करे, मिलके काम करे, और एक आदमी कुछ दिन समय पहले छोड़ दे, दूसरा आदमी भी कुछ समय पहले छोड़ दे, तो पूछेगा काम कुल कितने दिन में खत्म हुआ, तो जो आदमी लास्ट तक किया उसी का समय निकालना है। इसका ए का समय निकल जाए, ए का समय निकल गया, मतलब जो लास्ट तक काम किया उतना दिन में पूरा काम होगा, यस और नो? ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि इसको हम बनाने का तरीका समझिए, क्या बताने जा रहे हैं। ए तो लास्ट तक काम किया, कितना दिन में किया नहीं पता आपको,
बी जो है वो बोल रहा है क्या, बी 4 दिन पहले छोड़ दिया है, यानी अंतिम का 4 दिन यहाँ यहाँ, ये 4 दिन भी नहीं है, ये 4 दिन भी नहीं है। और सी जो है वो अंतिम का 2 दिन नहीं है, अंतिम का 2 दिन नहीं है, अंतिम का 2 दिन नहीं है। तो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अंतिम का 2 दिन नहीं है। सी जो है दोस्त 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 सी जो है वो अंतिम का 2 दिन नहीं है, मतलब ये 2 दिन नहीं है, ये अंतिम का 2 दिन नहीं है। मेरा क्या कहना है, इस फॉर्मेट में काम किया, मतलब ए यहां से यहां तक काम किया, बी यहां से यहां तक किया, सी यहां से यहां तक किया, इतना काम बराबर 120, इतना काम बराबर 120। ओके, इतना काम इज इक्वल टू 120। अब मेरा कहना है दोस्त, बी क्या है, वो कितना दिन पहले जा रहा है, काम एक कर ही रहा है लास्ट तक। बी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले वो बी बोला कि हम जा भाई जा रहे हैं, ये पकड़ लिया दोस्त, ऐसा मत करो भाई, ऐसे अकेले छोड़ के मत जाओ, मत जाओ प्लीज, रहो। अब अगर बी नहीं जाता और ए जितना समय काम कर रहा है उतना तक करता ही, बी और 4 दिन करता, तो इसका मतलब 4 दिन बी का एफिशिएंसी 1, यानी 4 काम और हो जाता, 4 काम एक्स्ट्रा हो जाता, क्योंकि ए तो जितना समय कर रहा है उतना कर ही रहा है। बी जो 4 दिन पहले गया है वो 4 दिन और रुक जाता तो 4 काम एक्स्ट्रा हो जाता। सी की बात करें, सी 2 दिन पहले जा रहा है, 2 दिन पहले नहीं जाता तो ये 4 दूनी 8 काम और एक्स्ट्रा हो जाता, इतना काम हो जाता। कितना दिन में, जितना दिन ए कर रहा है उतना दिन में तब इतना काम हो जाता। यस और नो। और किसके द्वारा होता, तीनों उतना ही दिन काम किया, ए भी यहां से यहां तक किया, बी भी यहां से यहां तक किया, सी भी यहां से यहां तक किया, तो काम इतना हो गया, तीनों मिलके इतना काम कर दिया। और तीनों मिलके एफिशिएंसी कितना है, 3 1 4 4 8। तो दोस्त हम बताए कि ये ग्राफ व्राफ नहीं बनाना है, हम 2 सेकंड में आंसर करेंगे। हम लोग ऐसे कर दिए, कभी भी जब ये पीछे से छोड़ के लास्ट से छोड़ के जाने का बात किया तो हम तुरंत करेंगे। कैसे करेंगे, सीधा वर्क लिख लीजिए 120। कौन छोड़ के गया, बी 4 दिन पहले, तो बी 4 दिन बी का एफिशिएंसी 1, 4 1 4, 4 दिन छोड़ के नहीं जाता तो 4 काम और करता। सी 2 दिन पहले, 2 दिन छोड़ के नहीं जाता तो 8 काम और करता, यानी उतना ही दिए गए समय में इतना काम हो जाता। किसके द्वारा, तीनों के द्वारा, 4 1 5 3 8, यही तो दिया गया समय हो जाएगा। यानी 8 4 12, 120 और 12, 120 और 12 132, डिवाइडेड बाई 8, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 33 बट्टे 2, 33 बट्टे 2 का मतलब 16.5, 16.5। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दोस्त। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है पी किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 12 दिन में पूरा करता है, क्यों ठीक इसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन में पूरा करता है। पी और क्यू दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो बताइए कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो मेरा कहना है पी किसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे करके 12 दिन में, यानी हम सीधा इसको आवर में बदल दे तो पी कितना दिन में करता है, 96 घंटे में करता है। और क्यू ठीक इसी कार्य को 10 घंटे प्रतिदिन करके 80 दिन में करता है, यानी क्यू कितने दिन में करता है, कितने घंटे में, 80 घंटे में करता है। बोलता है पी और क्यू दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरा हम ये बताए थे भाई मेरे, 16 छक 96, 16 पचे 80, 6 5, तो एफिशिएंसी होगा 5 6, वर्क हो जाएगा 480। दोनों मिलके पी प्लस क्यू दोनों मिलके करेगा तो होगा 480 डिवाइडेड बाई 11, 480 डिवाइडेड बाई 11। इतना घंटा, इतना घंटा, ये ध्यान दीजिएगा, 480/11 घंटा। आपसे पूछ रहा है कितना दिन है बताइए, तो घंटा है, एक दिन में 8 ही घंटा काम करना होता है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 480/11 इंटू 8, यानी 8 छक 48, 60 डिवाइडेड बाई 11, यानी 11 पचे 55, 5 60, 5.5/11। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल,
बोला एक शंकुआकार तंबू बनाने के लिए कितने मीटर कंकड़ की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या 21 मीटर है और ऊंचाई 28 मीटर है। कपड़ा शंकुआकार के लिए कपड़ा अगर बनाना होता है तो कपड़ा का सरफेस यानी शंकु का लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, और शंकु का लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। देखिए शंकु के बारे में क्या बता रहा है, आधार की त्रिज्या है 21, ये है 21 और ऊंचाई है 28, तो ट्रिपलेट है ये। देखिए 7 या 21, 7 चौक 28, तो 7 पच्चीस 35, ये 35 हो जाएगा। अब आइए इस पे जो शंकु का लेटरल सरफेस होता है वो पाई यानी 22/7 इंटू रेडियस यानी 21 इंटू एल यानी 35, यही कपड़ा का आयतन, ये कपड़ा का क्षेत्रफल होगा। और ये कपड़ा कैसा है, लंबाई आयताकार है जिसमें लंबाई और चौड़ाई है। तो बोला कपड़े की चौड़ाई 5 मीटर है, लंबाई नहीं पता, एल इंटू 5 है। तो 7 से ये कट जाएगा 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा 7 बार में, यानी एल बराबर कितना हो गया 22 गुने 21, 21 दूनी 42 का 2 कैरी 4, 21 दूनी 42 4 46, 462। ऑप्शन नंबर बी 462 आपका करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त, 462 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 110 आम को बेचने पर 120 आमों के क्रयमूल प्राप्त होता है। यानी 110 आम का जो एसपी है, 110 आम का जो एसपी है दोस्त, वो 120 आम के सीपी के बराबर है। तो आपका ये 0 0 कट गया। सीपी बट्टे एसपी अगर निकालना चाहते हैं तो सीपी बट्टे एसपी हो जाएगा 11/12, यानी परसेंट प्रॉफिट दोस्त कितने का हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ 11 पर, जो कि 9.1/11, 9.1/11% होगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो को अपलोड करवाएंगे, आप लोग देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और इसको प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।